अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे MTS 623 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस कि आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस कहाँ से आ सकते हैं। तो इसके अगर पहले ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो इसके ऑब्जेक्टिव के लिए भी आपको हैंडआउट्स को अच्छे से रीड करना पड़ेगा और सब्जेक्टिव के लिए भी। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी कोई आई थिंक अच्छी सी फाइल भी नहीं है जहाँ से इसका ऑब्जेक्टिव रिपीट हो जाए। बट आप इसके MCQs को के लिए कि कैसे कैसे MCQs बन के आ सकते हैं उसके लिए आप को इसके लिए कोई भी अच्छी से फाइल को रीड कर लीजिएगा। लेकिन ऐसा होता है मोस्टली फाइल में MCQs के आंसर रॉन्ग लगे हुए होते हैं, उनके लिए भी पहले आपको हैंडआउट्स को अच्छे से रीड करना होगा। तो MTS 623 एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे राइट किया है। अगर आप ये सिलेक्टिव टॉपिक भी कर लें तो इंशाल्लाह आपका यहाँ से भी पेपर अच्छा हो सकता है। मीन्स यहाँ इन टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई एग्जाम्पल है आपके हैंडआउट्स में तो आपने वो एग्जाम्पल अच्छे से कर लेनी है। और तो लेकिन इसकी एक बात भी है MTS 623 सब्जेक्ट की कि इसमें जो भी आपके क्वेश्चन है, मैंने अपने लेक्चर की वीडियोस में बताया था कि ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं जो से 2 से 3 स्लाइड्स पे आ रहे हो, मीन मैक्सिमम 2 स्लाइड्स पे आ रहे हो। इससे ज़्यादा जितने भी लेंथी क्वेश्चन होते हैं, प्रूफ होते हैं, वो कभी भी आपके पेपर में नहीं आते क्योंकि इसमें आपको पता है कि वर्चुअल में ये टाइम का थोड़ा इशू होता है। तो इस वजह से वो ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन पेपर में नहीं देते। तो आप ज़्यादा लेंथी की तरफ ना जाइएगा कि आपका टाइम वेस्ट हो। जो शॉर्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, उन पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। इंशाल्लाह आपका वहाँ से अच्छे से पेपर क्लियर हो जाएगा। पहले आप लेक्चर्स लेने हैं, फिर उसके बाद आपने हैंडआउट से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना है, हैंडआउट्स को अच्छे से रीड करना है एक बार MCQs के लिए भी। देन आपने किसी भी फाइल को देख लेना है कि वहाँ से कैसे आपके MCQs बन सकते हैं, क्योंकि MCQs में मोस्टली फाइल में जब आंसर रॉन्ग लगे हुए होंगे, आपने हैंडआउट्स को अच्छे से पढ़ा हुआ होगा तो आप वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं कि हाँ ये वाला आंसर रॉन्ग है तो इसका ये नहीं ये वाला होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है टेंसर की डेफिनेशन। टेंसर की डेफिनेशन मोस्टली ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आती है तो आपने इसको स्किप नहीं करना। फिर रैंक ऑफ टेंसर कि हम किसी भी टेंसर, अगर आपको कोई भी टेंसर गिवन हो तो आप कैसे बता सकते हैं कि इसका रैंक 1 है, 2 है, 3 है, क्या है। तो ये भी आपका स्टार्ट वाले टॉपिक्स में है, तो इसको आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है। फिर सबस्क्रिप्ट किसे कहते हैं, सुपरस्क्रिप्ट किसे कहते हैं। आपके पास एक टेंसर होगा जिसको आपने सबस्क्रिप्ट में कैसे, सुपरस्क्रिप्ट में कैसे लिखना है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर है फॉरेन इंडेक्स एंड डमी इंडेक्स, ये किसे कहते हैं और ये क्या होते हैं। अगर आपको कोई टेंसर गिवन हो तो आप बता सकें कि जी इसमें ये वाला डमी है और ये वाला फ्री है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है जी क्रोटिकल डेल्टा। क्रोटिकल डेल्टा के रिलेटेड एक एग्जांपल मोस्टली आपके पेपर में आती है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी। वो ज़्यादा लेंथी बनाएंगे और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। फिर उसके बाद है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में पोलर कोऑर्डिनेट आ जाते हैं, साइलेंड्रिकल आ जाते हैं, स्फेरिकल आ जाते हैं। तो ये भी थोड़ी सी एग्जांपल्स है, ये भी हम अभी करेंगे। फिर यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, टेंजेंट वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केल फैक्टर्स क्या होते हैं, यूनिट नॉर्मल। यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर अक्सर आपके लॉन्ग पे भी ये चीज़ आ जाती है और शॉर्ट में भी आ जाती है कि आपको वो दे के पूछते हैं कि इसके स्केल फैक्टर्स बताए, तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्केल फैक्टर्स किसे कहते हैं। फिर d/dt ER, d/dt E थीटा, d/dt E फाई, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। कॉन्ट्रा वेरिएंट क्या होता है, को वेरिएंट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर्स है, इनकी डेफिनेशन आ जाती है। ये जो लास्ट वाला टॉपिक्स है ना, स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक, ये वाली चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अहम है, ठीक है। इसको स्किप नहीं करना। मैट्रिक टेंसेस से रिलेटेड जितनी भी एग्जांपल्स हैं ये इनमें से मस्ट एक पेपर में आ जाती है, तो इसको आपने स्किप नहीं करना। आर्क लेंथ एंगल, इनके आप एक नज़र फार्मूले को देख लीजिएगा। फिर डेल्टा ऑपरेटर किसे कहते हैं और इसके एक दो एग्जाम्पल्स भी हम उनको भी अभी करेंगे। फिर है जी लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है लेविसिविटी असेंबल, इसके एग्जाम्पल्स भी हैं 2-3, वो अच्छे से करनी है हमने। नेबुला ऑपरेटर्स किसे कहते हैं, सिलेंड्रिकल ऑर्थोगोनल है या नहीं, ये वाली जो की चीज़ होती है ना कि आपने बताना होता है कि ये चीज़ ऑर्थोगोनल है या नहीं है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अहम है, इसको आपने अच्छे से करना है। ये एक एग्जांपल है। फिर जी देखिए ये डाइवर्जेंस, कर्ल, लैप्लासियन, इनमें तीनों में से एक तो मोस्टली मैंने देखा है कि हर किसी के पेपर में आता है और मेरे पेपर में ये लैप्लासियन आया था। तो इसको इसके जस्ट आपने ना फार्मूले अच्छे से करने हैं। जब मैंने अपने लेक्चर्स की वीडियो अपलोड किए थे तब मैंने इसके फार्मूले आपको अच्छे से करवाए थे। हो सके तो आप पहले एक बार जाके वो वीडियोज़ लाजमी कीजिएगा, उसके बाद आप इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ आइएगा। फिर ये होता है जी डॉट प्रोडक्ट, ये क्रॉस प्रोडक्ट, डाइवर्जेंस, कर्ल। ये आपको कोई भी क्वेश्चन देखो पूछ सकते हैं कि जिसका ये डाइवर्जेंस बताइए, इसका कर्ल बताइए, मैट्रिक गिवन हो सकता है आपको। फिर पोलर कोऑर्डिनेट, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, ये चीज़ें। फिर ये एक एग्जांपल थी, ये मैं अभी आपको दिखाऊंगी, ये भी बहुत अहम है। इनवेरिएंट, आर्क लेंथ,
इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन एक नज़र देखना ज़रूर है। फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल है जिसमें आपने एक्स ये सबस्क्रिप्ट में था और ये सुपरस्क्रिप्ट में था, ये चीज़ आपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में फाइंड करनी थी। ये चीज़ बहुत ज़्यादा अहम है। फिर है डेल्टा ऑपरेटर जी, लास्ट 10 तो अच्छा ये जो लास्ट 10 पार्ट्स थे ना, ये आपको याद होंगे, मैंने करवाए थे, एक ही वीडियो मैंने बनाई थी इनकी। उनमें से ना एक आपके लॉन्ग में या फिर शॉर्ट में लाजमी आता है, तो उनको आपने स्किप नहीं करना। टॉपिक नंबर 57 है ये। टॉपिक नंबर 57 में ये 10 प्रूफ्स है जो कि आपने अच्छे से करनी है। तो चले स्टार्ट करते हैं। ये है जी आपके MTS 623 के हैंड रिटन नोट्स। इसमें सबसे पहले मैंने टेंसर की डेफिनेशन का आपको बताया। टेंसर की डेफिनेशन क्या होती है आपने वो अच्छे से करनी है। इसकी डेफिनेशन जो मोस्टली हम लोग लेते हैं वो ये वाली लेती है, टेंसर डेफिनेशन, ये m डायमेंशनल स्पेस वाली। ठीक है, इस डेफिनेशन को आपने अच्छे से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रैंक ऑफ टेंसर किसे कहते हैं, फिर ये होता है कि इसका रैंक क्या है, इसका रैंक क्या है, और ये वो कोई भी वेक्टर देके आपको पूछ सकते हैं जिसका रैंक बताए, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी टेंसर का रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर डायमेंशन किसे कहते हैं, ये तो आपको पता है, मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं उसको आप लोग डायमेंशन कहते हैं। ये 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल होते हैं, ये ज़्यादा अहम नहीं है, लेकिन फिर भी इसको आप देख लीजिएगा बेशक। ठीक है, रैंक ऑफ टेंसर एंड टेंसर डेफिनेशन, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद है जी ये चीज़ हायर डायमेंशनल टेंसर, ये आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ टेंसर इसको एक बार देख ले कि ये मैकेनिक्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में, मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन में, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, मैट्रिक टेंसर में, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इन सब में ये चीज़, ये एप्लीकेशन, ये जो है टेंसर है, ये यूज़ होता है। अगर वो आपके शॉर्ट में पूछ भी ले जी टेंसर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो आपको ये 4 से 5 नाम आने चाहिए। इंजीनियरिंग में वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जैसे स्ट्रेस टेंसर में यूज़ होता है, डिफॉर्मेशन टेंसर में यूज़ होता है, डिफ्यूजन टेंसर में यूज़ होता है, इनर्शिया टेंसर में यूज़ होता है। बेशक इनको एक नज़र देख लें, पेपर में आ जाए तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट ये चीज़ इतनी अहम नहीं है, जो टेंसर को नोटेशन, टेंसर को कैसे डिनोट करते हैं, ये आपके पास कोई भी एक वेरिएबल होता है, उसके नीचे अगर आप लिखेंगे वो सबस्क्रिप्ट होगा, उसके ऊपर आप लिखेंगे इंडेक्स तो वो सुपरस्क्रिप्ट होगा जी। इसको हम लोग टेंसर नोटेशन कहते हैं। सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट आ गया, ये आपको पता होना चाहिए। फिर है जी इंडेक्स किसे कहते हैं, इंडेक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जी इंडेक्स ये चीज़ होती है जो कि आप नीचे लिखते हैं। ठीक है, ये वाला जहाँ पे J123 है, ये अप टू सोन BKK 0123 अप टू सोन। फ्री इंडेक्स क्या होता है, डमी इंडेक्स क्या होता है, डमी इंडेक्स जो कि एक टेंसर में रिपीट हो रहा होता है इंडेक्स, और जो रिपीट नहीं होता है एक दफ़ा होता है उसको आप लोग फ्री कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद जी फ्री एंड डमी इंडेक्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको ये वाला एग्जाम्पल करवाई थी, इसको आपने कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद है जी ये एक एग्जांपल थी कि इसमें भी आपने ये शो करवाना था कि जे और आई के। देखिए मैं यहाँ पे एक एक चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि इसका बहुत लेंथी टॉपिक है और मैंने सारे टॉपिक्स के बारे में बताना है। तो अगर आपने ये समझने हैं ये वाले क्वेश्चन, आप मेरी प्लेलिस्ट देख लें, या अगर आपको किसी और चैनल से अच्छी समझ आती है तो आप पहले आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, उसके बाद आप इन चीज़ों पर आए, देन आप अच्छे से कर लेंगे। फिर देखें ये वाला एग्जाम्पल, ये भी बहुत अहम है, ये अक्सर आपके शॉर्ट में जो पूछ लेते हैं कि इसमें बताएं कितने क्वेश्चन बनेंगी, और सिर्फ ये बहुत ईजी है। जब आप इसके लेक्चर्स लेंगे ना तो आपको ये बहुत ज़्यादा ईजी लगेंगी। फिर आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन, ये क्या होता है ये आप स्किप कर सकते हैं। कहीं से भी आपको समझना है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मेरा वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैसेज कर सकते हैं, तो कुछ भी आप पूछेंगे इंशाल्लाह आपको फ़ौरन रिप्लाई मिलेगा। फिर ये चीज़ें थी हमने ये सारी पढ़ी थी कि इनमें ये वाला एग्जाम्पल, ये मेरे पेपर में ये सारे क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये वाला तो इसको आपने स्किप नहीं करना है, वो ये ऐसे देख के ना पूछ सकते हैं कि इनमें से जी कौन सी वैलिड है और कौन सी नॉन वैलिड है, तो ये आपने अच्छे से करनी है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाला है। ठीक है, उसके बाद है जी डबल सम्स क्या होता है, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं, ये एग्जाम्पल है, इसको भी स्किप कर सकते हैं। उसके बाद ये चीज़ अहम है, इसको आप लोगों ने करना है कि जिसमें राइट डाउन इक्वेशन फॉर n इज इक्वल टू 2 करस्पॉन्डिंग टू एक्सप्रेशन yi इज इक्वल टू CIR ARS XS। ठीक है, ये मैंने बताया था कि आपने सबसे पहले कैसे डमी इंडेक्स में वैल्यू पुट करनी होती है, फिर फ्री इंडेक्स में वैल्यू को पुट करना होता है, ये भी आपने करनी है। फिर उसके बाद ये वाला एग्जाम्पल है, देखिए ये आपको एक एग्जाम्पल को भी अच्छे से लेक्चर में समझ लेंगे तो ये बाकी एग्जाम्पल्स आप खुद से कर लेंगे। ये इतनी ज़्यादा इजी एग्जाम्पल्स हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 5 ये सारी सेम है, बस आप किसी एक लेक्चर के अच्छे से लेक्चर ले लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। फिर उसके बाद है क्रोनिकल डेल्टा क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बहुत अहम है, ये इसके लिए आपने ये मैट्रिक लिखना होता है। उसके बाद ये एक एग्जाम्पल थी कि जिसमें I 1 2 3 है और इसमें आपने बताना है SIJ XI XG। ठीक है, ये चीज़ थोड़ी सी लेंथी है लेकिन इसको ये भी बहुत ज़्यादा इजी, आप लेक्चर लेंगे तो आपको इसकी वजह से समझ आ जाएगी, सिर्फ वैल्यूज़ को ही पुट करना है। ये फॉर
आर्बिट्रेरी एनिमल, इसमें ये चीज़ को इवेल्युएट करना है। ये थोड़ा सा लेंथी है, आप इसको स्किप कर दीजिएगा। लेकिन मैं ये बात आपको बार बार बता रही हूँ कि एक बार आपने लेक्चर सारे लेने हैं, क्योंकि आप लेक्चर्स लेंगे तो कोई भी आपको क्वेश्चन ऐसा वैसा भी आ गया जो कि मैंने नहीं बताया है, जो सिलेक्टिव में नहीं था, तो आप वो भी कुछ ना कुछ अटैम्प्ट कर सकेंगे। पहले आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आपने सारे लेक्चर्स अच्छे से लेने हैं, उसके बाद आपने ये सारी सिलेक्टिव चीज़ें इनको अच्छे से कर लेना है, जब आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। फिर है जी लेविस एविटर सिंपल, ये बहुत अहम है। ये मैंने अभी आपको बताया कि ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में इनमें से एक प्रूफ आता है। ये इनमें से ये 3 या 4 होती है, ये प्रूफ 3 है ये, ठीक है। इनमें से कोई भी एक ये वाला या ये वाला, ये अक्सर वो आपके पेपर में पूछती है, ये 6 वाला, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से करने है। उसके बाद इसको आप स्किप कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है इनमें। उसके बाद है जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं, आपको पता है ये वाला होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद ट्रांसपोज किसे कहते हैं, जब आप भी आपके पास एक टेंसर होगा, आपने उसका ट्रांसपोज लेना है, तो उसमें ये जो एम एन है ये एन एम में चेंज हो जाएगा, रो कॉलम्स में चेंज हो जाएंगे, कॉलम्स रोज में चेंज हो जाएंगे। ये उन्होंने इसी की एग्जांपल दी हुई है कि उन्होंने रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में चेंज कर दिया है। उसके बाद ये भी इसी तरह की एक एग्जाम्पल है जी, ए बी का ट्रांसपोज लें तो किसके इक्वल होगा, बी के ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज के। उन्होंने खुद से सपोज किया जी ए इसके इक्वल है, बी इसके इक्वल है। आप उन्होंने फिर ए बी को मल्टीप्लाई किया था। तो ये देखें, आपको पता है कि जब आप मल्टीप्लाई करते हैं ना दो मैट्रिक को, तो वो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ। तो इस तरह ये सब कुछ हमने किया था। लेक्चर्स लेंगे तो आपको अच्छे से इसकी भी समझ आ जाएगी। उसके बाद ये वाला जो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में लिखा हुआ था। ये चीज़ भी आपके पेपर में आती है, ठीक है। वो आपको ये एक्स एंड वाई की वैल्यू देंगे और आपको ये चीज़ फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे। ये दोनों जो एग्जाम्पल्स है ना, ये वाले कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड, ये दोनों एग्जाम्पल्स आपके पेपर में आने वाली हैं, तो इनको भी आपने स्किप नहीं करना। उसके बाद ये चीज़ इतनी ज़्यादा अहम नहीं है, ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्कोलिंग, ये सारी चीज़ें ये बहुत है भी बहुत इजी है कि इसमें आपने 90 के एंगल पे रोटेट करना होता है। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें एक्स वाई के साथ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, ये हमने किया था। ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। फिर आपने थीटा को 90 से 80 पे कर दिया था। ये सारी चीज़ें आप इसको स्किप कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा अहम नहीं है। लेकिन फिर भी आपने लेक्चर लेना है कि स्कोलिंग में हम लोग क्या करते हैं, स्कोलिंग में किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज चेंज हो जाता है, रोटेशन में उसका एंगल चेंज हो जाता है, ट्रांसलेशन में भी वो शेप सेम रहती है, साइज भी सेम रहता है, और वो फेस करते हैं और वो सेम डायरेक्शन में ही मूव कर रहे होते हैं। फिर रिफ्लेक्शन क्या होती है, शेयर क्या होता है, शेयर क्या होता है कि उसकी शेप में चेंज आ जाना। फिर एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, इसको आप छोड़ सकते हैं कि कहाँ पे कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ होता है। उसके बाद जी आप इसको भी स्किप कर सकते हैं कि ये इसकी एप्लीकेशंस कौन कौन सी होती है। ये चीज़ कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन आप इसको भी छोड़ सकते हैं। ये कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है और इसके बारे में ये चीज़, ये वाली जो चीज़ है ना, यहाँ पे ये मैंने एक ग्राफ बनवाया था कि कोऑर्डिनेट लाइंस, बेसिक वेक्टर की एग्जांपल्स। कोऑर्डिनेट लाइंस अगर स्ट्रेट है और वो ऑर्थोगोनल है, देन ये किसकी एग्जांपल होगी, अगर स्ट्रेट है नॉट ऑर्थोगोनल है, देन ये क्या होगा, कर्व है ऑर्थोगोनल है, कर्व नॉट ऑर्थोगोनल है। तो ये एग्जाम्पल्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ये चीज़ भी इतनी ज़्यादा अहम नहीं है। यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, टेंजेंट वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केल फैक्टर्स क्या होते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया था कि ये आपको ना ये वाला ये पता होना चाहिए, ये वाली चीज़ कि इसमें इसके यूनिट वेक्टर्स में इवन किसके इक्वल होता है, डी आर और पार्शियल आर बाय पार्शियल जो वन और पार्शियल आर बाय पार्शियल जो वन का मोड, ठीक है। स्केल फैक्टर किसे कहते हैं, इसमें आपने ये वैल्यू निकालनी होती है, ये वाली, ठीक है। ये जो ऊपर वाली वैल्यू ये इधर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्केल फैक्टर। इसमें H1 और H2 जो होते हैं इसको आप लोग स्केल फैक्टर कहते हैं, इसको भी इसको H1 का नेम दे देते हैं। यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स क्या होते हैं, इसमें डेल्टा U1 ओवर डेल्टा U2 ये किसके इक्वल होता है, 1 के, ठीक है। ये चीज़ भी आपने एक बार देख लेनी है। ये पॉइंट्स आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको MCQs के लिए एक बार पढ़ लेना है। उसके बाद है जी ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर सिस्टम। ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर सिस्टम क्या होता है, कोई भी आपके पास दो इफ कोऑर्डिनेट कर्व इंटरसेक्ट एट राइट एंगल द कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल। जब वो 90 के एंगल पे एक दूसरे को कट करते हैं देन हम उन्हें क्या करते हैं, ऑर्थोगोनल। ये चीज़ आपके MCQs के लिए बहुत ज़्यादा अहम है कि E1 डॉट E1 ये किसके इक्वल होता है, ये जब आप उसका उसी के साथ लेते हैं, E1 का E1 के साथ लेते हैं, E2 का E2 के साथ लेते हैं, E3 का E3 के साथ लेते हैं, तब आपके पास आंसर 1 आता है। E1 का E2 के साथ, E2 का E3 के साथ, E3 का E1 के साथ लेते हैं, तब आपके पास आंसर 0 आता है। और ये चीज़ भी मैंने अच्छे से आपको करवाई थी, हो सके तो आप लेक्चर्स लें तो आपने इस चीज़ को भी अच्छे से देख लेना है। आर्क लेंथ का क्या फार्मूला होता है, जस्ट आपने फार्मूला देखना और कुछ नहीं देखना। ये होता है आर्क लेंथ का फार्मूला, आपके MCQs में आ सकता है। और एक ये वाला फार्मूला, एरिया एलिमेंट वाला फार्मूला, वॉल्यूम एलिमेंट वाला फार्मूला, ये मैंने तब भी आपको बताया था कि तीनों आर्क लेंथ, आर्क एलिमेंट, एरिया एलिमेंट एंड वॉल्यूम एलिमेंट, इन तीनों का फार्मूला और फिर इसके लास्ट में जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इसका फार्मूला। ये तीन चार चीज़ों के फार्मूला ये आप लोगों ने अपने
फिंगर टिप्स पे रट लेने हैं। आपको H1 H2 H3 गिवन हो सकते हैं, आपको वो पूछ सकते हैं कि जो वॉल्यूम एलिमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करें, आर्क लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करें, जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू फाइंड आउट करें। इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल आपके पेपर में आ सकती है। तो आपको बस ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इसका ये फार्मूला है, बस वैल्यूज को पुट करें। सॉल्व आप ना भी कर पाए, लेकिन अगर आप फार्मूला लेकर रहेंगे तो आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे। ये देखें, ये वाला एग्जाम्पल ये मैंने आपको करवाई भी थी और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल आपके पेपर पे आ सकते हैं कि इसका आप स्केल फैक्टर फाइंड आउट करें, आर्क लेंथ, इनमें से कोई भी एक चीज़ भी बोल सकते हैं या दो चीज़ें बोल सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ होती है स्केल फैक्टर्स, और इनमें क्या होते हैं, आर्क लेंथ कैसे फाइंड आउट करनी है, जैकोबियन वाला फार्मूला कैसे लगाना है, इनमें से कोई भी एक चीज़ वो आपसे पूछ सकते हैं। मेन चीज़ ये है, ये सारे एग्जांपल सेम है, इनका मेथड बिल्कुल सेम है, बस फार्मूला चेंज है। इसको आप एक का भी लेक्चर लेंगे तो बाकी आप खुद से कर सकते हैं। नेबुला ऑपरेटर किसे कहते हैं, बहुत अहम है ये क्वेश्चन भी, इसकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा अहम है, इसके शॉर्ट में ये चीज़ आती है। तो इसमें यह होता है जी नेबुला ऑपरेटर, और इसको इस चीज़ से शो करवाते हैं। फिर उसके बाद आता है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल एंड लैप्लासियन। ये होता है ग्रेडियंट, ये होता है डाइवर्जेंस, और ये होता है कर्ल, जिसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, और ये होता है लैप्लासियन, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद है जी इसका वन बाय वन हम इसके में भी आपने सेम लास्ट में आना है और इसके फार्मूले को रट्टा लगा लेना है कि जी ये ग्रेडियंट का फार्मूला है, ये डाइवर्जेंस का फार्मूला है, ये कर्ल का फार्मूला है, और ये लैप्लासियन का फार्मूला है। ये वाला सॉरी, ये है लैप्लासियन का फार्मूला। इसमें और कुछ भी नहीं करना, ये फार्मूले आपको आने चाहिए। अब नेक्स्ट जितने भी हम एग्जाम्पल करेंगे वो आपसे ये पूछेंगे जी इसका ग्रेडियंट फाइंड आउट करके दें, इसका कर्ल फाइंड आउट करके दें। तो आपको फार्मूला आता होगा, फार्मूला पुट करेंगे, H1 H2 H3 की वैल्यू फाइंड आउट करना मैंने आपको बताई थी, वो वैल्यू निकाल के उसके अंदर पुट करेंगे, सिंपल वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ पर देखें वो यही चीज़ पूछ रही है कि जिसका ग्रेडियंट बताएं, डाइवर्जेंस, और ये लैप्लासियन होता है, इसका लैप्लासियन बताएं। अब ये फार्मूला अगर आप ये वाला जो फार्मूला है यहाँ से उठाकर आप इनको ऐसे में पुट करेंगे, वैल्यूज यहाँ पे कुछ आपको गिवन होगी XYZ की, वहाँ से आप लोग H1 H2 H3 की वैल्यू मैंने आपको उस दिन बताई थी, यहाँ पे लिखी हुई थी, और नोट्स का भी मैंने आपको बोला था कि आपने इनके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। वो आप वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको इजीली आंसर आ जाएगा। ये इतनी टफ नहीं है जितना देखने से लगती है, बस आप लेक्चर्स लेंगे तो आपको इन चीज़ों की समझ आ जाएगी। ये चीज़ें मैंने कुछ आपको अच्छे से कर बताई थी कि इनको आप रट्टा लगा लें तो आपको कोई भी ऐसी एग्जाम्पल आ जाए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट आपको ये वाली चीज़ें आनी चाहिए और इनके फार्मूले आने चाहिए, ठीक है। इनके फार्मूले आपने स्किप नहीं करने, जितने भी एग्जाम्पल्स है कर्व, डाइवर्जेंस, कर्व से रिलेटेड, ये सारे बहुत ही ज़्यादा अहम है, ठीक है। ये देखें ये सारे एग्जाम्पल इसी से रिलेटेड है, आपने इसको स्किप नहीं करना। जिसमें ग्रेडियंट हो, डाइवर्जेंस हो, कर्ल हो, ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इनको स्किप नहीं करना। फिर उसके बाद आता है जी आपके पास बहुत इजी टॉपिक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें ये बहुत इजी था, सिंपल वही चीज़ें हैं इसमें जो सारी आप लोगों ने की हुई है कि एक्स को हम आर कोस थीटा, वाई को आर साइन थीटा लेते हैं, आर का ये वाला फार्मूला होता है, थीटा का ये वाला फार्मूला होता है। ये बहुत ही ज़्यादा ईजी थे, इनको आपने किया था। जिसमें देखिए एक्स की और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट हो तो हम लोग एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट हो आर थीटा जेड इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। फिर हमने सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, ये सारे कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे और ये बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है। ये तो फ्री के मार्क्स हैं, अगर आपके पेपर में आ जाएंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर ऐसी छोटी सी एग्जाम्पल्स आ जाती हैं। लेक्चर्स लेनी है, एक बार लेक्चर लेंगे तो आपको इनकी अच्छे से समझ आ जाएगी। देखिए वही चीज़ें फिर से रिपीट हो रही हैं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में बस एक उसका इजाफा हो जाता है, आर थीटा के साथ जेड भी आ जाता है, बाकी सारी चीज़ें वही थी। फार्मूले फार्मूले ये सब कुछ ऐसा ही था। स्केल फैक्टर्स मैंने अभी आपको बताया कि ये होते हैं H1 H2 H3, और ये जब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की बात हो तो H1 HR में, H2 H थीटा में और H3 HZ में चेंज हो जाता है। और जब स्फेरिकल की बात होती है तब ये क्या हो जाता है HR H थीटा H5 Z5 में चेंज हो जाता है। ये सारी चीज़ें आप लोग इसको लेक्चर्स लें, इसको क्लियर करें, आपको प्रैक्टिस की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। फिर वही चीज़ फिर से आ गई, पहले हमने उसको पढ़ा था सिलेंड्रिकल, अब हमने इसको पढ़ना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में एरिया लेंथ का एलिमेंट, आर्क लेंथ किसे कहते हैं, एरिया एलिमेंट क्या होता है, जैकोबियन वाला क्या होता है, ये सेम वही चीज़ें हैं, सेम टू सेम वही चीज़ें हैं इसमें। बस देखें वहाँ पे हमने XYZ यूज़ किया था, ठीक है, यहाँ हम आर थीटा जेड यूज़ करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं है। अगर आप किसी एक के भी फार्मूले अच्छे से याद कर ले तो सेकंड आने वाले ये जितने भी टॉपिक्स होंगे उनमें आपने सिलेंड्रिकल में उसको आर थीटा जेड से, स्फेरिकल में उसको आर थीटा और फाई इससे चेंज कर देना, ठीक है। और कुछ भी चेंज नहीं होगा। जितनी भी एग्जांपल्स हैं ना ये आपके पेपर में आ भी सकती हैं, इनको स्किप नहीं करना। बाकी ये इजी बहुत है। ये देखिए यहाँ पे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट स्टार्ट होगा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में आप उसी तरह ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, लैप्लासियन इनका उसी तरह फार्मूला लिखेंगे, जस्ट XYZ को रिप्लेस कर देंगे। फिर उसके बाद ये वाला
और इसके रिलेटेड आपके पास ये एग्जांपल्स आ जाएंगी। ये इजी एग्जांपल्स हैं, इनको आप स्किप मत कीजिएगा। ये एग्जांपल आपके पेपर में आ सकती है। मैं बार बार बता रही हूँ, जो टॉपिक है कर्ल, डाइवर्जेंस, कर्ल वाला, ये बहुत अहम है। फिर उसके बाद ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट आ जाता है। इसके लिए आपको पास थीटा का क्या फार्मूला होता है, इसके लिए आपके पास आर का क्या फार्मूला होता है, इसमें एक्स किसके इक्वल होता है, इसमें वाई किसके इक्वल होता है, जेड किसके इक्वल होता है। ये तीनों आपने ना वो नोट्स बना लेने हैं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, इन तीनों के लिए एक्स वाई जेड की क्या वैल्यू होती है, इन तीनों के लिए आर की क्या वैल्यू होती है, इन तीनों के लिए थीटा की क्या वैल्यू होती है, इन तीनों के लिए लेंथ एलिमेंट क्या होता है, एरिया एलिमेंट क्या होता है, जैकोबियन क्या होता है, इन तीनों के लिए डाइवर्जेंस, कर्ल, लैप्लासियन, इनका क्या फार्मूला होता है। ये सब कुछ आप नोट्स बनाएंगे ना, तो पेपर में जाने से पहले नोट्स को अच्छे से देख लेंगे, डिफरेंस आपको याद होगा। कोई भी एग्जाम्पल आपके पास आएगी तो आप उसको ईजिली सोल्व कर लेंगे। अब देखिए, इसके लिए यूनिट वेक्टर का फार्मूला आएगा, इसी के लिए स्केल फैक्टर का फार्मूला आएगा, इसके लिए भी सेम उसी तरह आर्क लेंथ एलिमेंट आएगा, एरिया एलिमेंट आएगा, वॉल्यूम एलिमेंट आएगा, जैकोबियन वाला आएगा। ये सब में रिपीट हो रही है तीनों कोऑर्डिनेट में। सबसे पहले हम पोलर के लिए इन सब चीज़ों को डिस्कस किया, फिर हमने सिलेंडर के लिए इन सब चीज़ों को डिस्कस किया, फिर हम पोलर स्फेरिकल के लिए इन सब चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये इन सब के फार्मूले तक सेम है। ठीक है, बस आपने कंफ्यूज नहीं होना और बस इनके नोट्स बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से कवर हो जाएगा। ये वाला जो एग्जाम्पल है ये बहुत ज़्यादा है, मैं आपको लोगों के लिए कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट को बताएं कि ये जो ऑर्थोगोनल है या नहीं। तो आपने इनका डॉट प्रोडक्ट लेना था, ये बहुत ज़्यादा ईजी था। डॉट प्रोडक्ट लेने से अगर आपके पास आंसर 0 आ रहा था, इसका मतलब ऑर्थोगोनल है। और हमने लास्ट में ये चीज़ प्रूफ की थी कि जो है ये ऑर्थोगोनल है। फिर उसके बाद ये चीज़ थी, ये वाली एग्जाम्पल मैंने लिखी थी, डी बाई डी टी ई या डी बाई डी टी ई थीटा एंड डी बाई डी टी ई फाई। ये चीज़ बहुत अहम है। ये वाली इतनी छोटी सी एग्जाम्पल है, आपके शॉर्ट में भी आ सकती है, लॉन्ग में भी आ सकती है। ये वाली चीज़ मैंने लिखी थी कि ये चीज़ है, ये जिन पे मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिख रही हूँ, ये आपके लॉन्ग के लिए बहुत अहम है। ये वाली एग्जाम्पल्स इनमें से कोई भी एक आपके पेपर में आ सकती है, जो कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के बाद है। एग्जाम्पल जो भी है ये सारी आपके पेपर में आ सकती है, ये आपने स्किप नहीं करनी, ये बहुत ईजी है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं जी कोवेरिएंट, कॉन्ट्रावेरिएंट। ये आपको पता होगा जी, ऊपर इंडेक्स होते हैं वो कॉन्ट्रावेरिएंट होते हैं, जो नीचे वाले इंडेक्स होते हैं लोअर इंडेक्स वो कोवेरिएंट होते हैं। इनके बारे में भी आपने पढ़ा था। ये इनमें से कुछ ज़्यादा अहम नहीं है चीज़ें। ये हायर ऑर्डर टेंसर किसे कहते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, ये कोवेरिएंट टेंसर कैसे लिखते हैं, मिक्स्ड टेंसर कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये बहुत ईजी था। आप यकीन करें, इसको मैंने अगर आपने मेरे लेक्चर्स लिए हुए हैं जिन स्टूडेंट्स ने, उनके लिए ये चीज़ बहुत ईजी है, क्योंकि मैंने इसके आपको टिप्स दी थी कि आपने इसको ऐसे ऐसे अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है। और जितने नेक्स्ट हमने टॉपिक्स में इनको यूज़ किया था, तो मैंने हर टॉपिक में मैंने ये चीज़ बताई थी कि अगर आप इसको ऐसे याद रखेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ये वाला एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी आपने स्किप नहीं करना। फिर उसके बाद ये जितनी भी मैंने करवाई थी ये बहुत इजी थी। आप ये हमने आई थिंक लास्ट वाले कुछ वीडियोस थी उनमें की थी ये वाला एग्जाम्पल। इन सब का मेथड सेम था। इन सब में अगर आप एक के भी लेक्चर लेंगे आप ये सारे एग्जाम्पल्स खुद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको पता लग जाएगा कि हमने कैसे कैसे ऊपर इंड वाले इंडेक्स लिखने हैं और कैसे हमने नीचे वाले इंडेक्स लिखने हैं। ये मैंने कुछ आपको टिप्स दी थी। जिन लोगों ने मेरे लेक्चर्स लिए हैं उनको इनकी अच्छे से समझ होगी हमने कैसे कैसे सारे इंडेक्स लिखे थे। ये चीज़, ये जितने भी एग्जाम्पल्स है ये सारी आपके लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इनवेरिएंट आ जाता है। इनवेरिएंट की डेफिनेशन तो नहीं है इतनी इंपॉर्टेंट, लेकिन इसके ये वाली चीज़ें ये अहम है। ये वाले एग्जांपल टी आई जे वाले, ये जितने भी एग्जांपल्स हैं ना ये आपके शॉर्ट लॉन्ग में आ सकती हैं। ठीक है, ये मैंने जहाँ पर जितनी भी करवाई थी वो सारी शॉर्ट वाली ही थी। उनके जो 2 से 3 इंडेक्स उस पर आ रही थी स्लाइड्स पे। जो ज़्यादा लेंथी थी वो मैंने लेक्चर्स में भी स्किप करवाई थी। तो आप इनको अच्छे से कर लें। जिनको ऐड, जब आप एक टेंसर हो, 2 टेंसर है आपके पास, जब आप 2 टेंसर को ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी आपके पास वही टेंसर जो आंसर आएगा वो भी एक टेंसर ही होगा। फिर उसके बाद जी ये वाला एग्जाम्पल बहुत अहम है, जिसमें ये देखें, ये आपको इसी तरह ये चीज़ें मैंने आपको अगेन वहाँ पे करवाई थी लेक्चर्स में। अगर आपने किसी के भी लेक्चर लिए हैं तो आपको ये पता होगा कि कैसे आपने इंडेक्स लिखने हैं, फिर कैसे आपने उनका सम लिया था। सम लेने के बाद आपने बताया था कि जिनका सम भी क्या है, एक टेंसर है। आउटपुट प्रोडक्ट क्या होता है, इनर प्रोडक्ट क्या होता है, ये आपको डेफिनेशन में भी आ जाए। इसको लेक्चर एक बार ले लीजिएगा, अदरवाइज ये इतने ज़्यादा अहम नहीं है। ये वाले एग्जाम्पल जी बहुत अहम है। ये मैंने आपको वहाँ पर भी लिखा था ना कि ये चीज़ देखें, ये UI इसको आपने कैसे इस फॉर्म में लिखना होता है, फिर कैसे इसको आपने सोल्व करना है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम है। उसके बाद है जी ये एग्जाम्पल भी इतने अहम नहीं है। उसके बाद जी ये वाले भी, इसको भी देख लीजिएगा कि ये हाउ मेनी टेंसर, इसमें देखें ये इनके कितने टेंसर ऐसे हैं जो कि रिपीट हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर से। ये आप एक दफ़ा लेक्चर लेंगे तो आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी। ये इतना मुश्किल नहीं था, ये बहुत ईजी था। ठीक है, उसके बाद जी ये वाले T=TIJ के रिजल्ट इन कोवेरिएंट टेंसर, ये भी आ सकते हैं आपका पेपर में, इसको भी स्किप नहीं करना है। उसके बाद है जी
बाकी ये आप क्वेश्चन ट्रैक किसे कहते हैं, इसको एक नज़र देख लीजिए। ये आप लेक्चर्स लेंगे ना, बस आपने इनके लेक्चर्स लेने हैं, बाकी आप इनको जहाँ पर मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिखवा रही हूँ जस्ट आपने वही अच्छे से कर लेने हैं। ये वाले एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा अहम है, ठीक है, आपके लोगों के लिए। या ये ऐसे एग्जाम्पल्स अक्सर आपके पेपर में आती हैं, ये वाले एग्जाम्पल आपके पेपर में आ सकती है, इसको नहीं स्किप करना, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ आप छोड़ सकते हैं, ये वाले एग्जाम्पल इतने ज़्यादा अहम नहीं है। उसके बाद ये सिमेट्रिक टेंसर क्या होता है और सिक्योर सिमेट्रिक क्या होता है, इसके रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स हैं ना वो आप फिंगर टिप्स पे रट के जाएं, क्योंकि इस तरह की एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा आएंगी। ये तीन इसकी एग्जांपल्स हैं और ये तीनों बहुत ज़्यादा अहम है, सिक्योर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और ये तीनों, ये एग्जांपल्स आपने अच्छे से करनी है। और ये भी अगर आपको वो पता चल जाए ना कि आपने टेंसर्स को कैसे लिखना है, कॉन्ट्रा वेरिएंट में, को वेरिएंट में, आप उसके लेक्चर ले लें तो ये भी आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेंगी, ये भी बहुत ईजी है। देखिए ये भी सिक्योर सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक वाले टेंसर है और ये मैंने बताया होगा कि ये बहुत बहुत ज़्यादा अहम है। ये वाली जो एग्जांपल है ये बहुत ही ज़्यादा अहम है, ये वाली जिसमें आपने सिक्योर सिमेट्रिक सिमेट्रिक के बारे में बताना है, और ये वाली भी एक एग्जांपल थी जिसमें आपने सिक्योर सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक के लिए बारे में ही बताना था। ये दो जो एग्जाम्पल्स हैं ये बहुत ज़्यादा अहम है। उसके बाद है जी ये भी सिमेट्रिक टेंसर के रिलेटेड एग्जांपल है, ये वाली भी उसी के रिलेटेड है। ये आपने अच्छे से कर लिया, कोई एक भी करेंगे तो बाकी आप खुद से कर लेंगे। आप यकीन कीजिए, आप इनके अच्छे से लेक्चर्स लें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ये MTS 6 to 3 सब्जेक्ट आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा, ये बहुत ईजी है। उसके बाद ये वाला एग्जाम्पल भी बहुत ईजी थी, इसको भी आपने करना है। कॉन्जुगेट रेसिप्रोकल, ये वही है जैसे आपने वो 9-10 में किए थे कि कैसे आपने कॉन्जुगेट को फाइंड आउट करना होता है, ये वही वाला बिल्कुल तरीका है कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने का। कॉन्जुगेट सिमेट्रिक टेंसर वही चीज़ है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, बाकी इसको आप लोग छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास स्कीमेटिक टेंसर किसे कहते हैं, ये मैंने आपको बताया था। इसमें आपने जस्ट ये चीज़ याद रखनी है कि ऐसा टेंसर है जो हमें लेंथ के बारे में या डिस्टेंस के बारे में बताता है। फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी, ये प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने अच्छे से याद रख लेनी है, हो सकता है कि वो आपके शॉर्ट में पूछ ले, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक टेंसर, ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद ये वाली एग्जाम्पल ये छोटी सी है, आ सकती है पेपर में, ये कर लीजिएगा। उसके बाद जी लास्ट वाला 10 प्रूफ्स की तरफ आते हैं, ये चीज़ आप छोड़ सकते हैं, इतनी ज़्यादा अहम नहीं है। लेक्चर लेंगे तो आपको इनकी भी अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद है जी कॉन्जुगेट, इसके सिलेबस बहुत ज़्यादा है और ये सारे आपसे मिक्स हो सकते हैं, तो इसलिए आप इसके लिए शॉर्ट में यही आपको बताऊंगे कि आप नोट्स बनाएं जस्ट फार्मूलों के लिए, कि ये कोऑर्डिनेट्स में जो मैंने अभी आपको बताया ना कि कोऑर्डिनेट्स में डाइवर्जेंस, कर्ल, लैप्लासियन, इनके लिए आर्क, लेंथ एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट, जैकोबियन, उनके लिए फार्मूला होना चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए कॉन्ट्रा वेरिएंट में डबल, अगर 2 डायमेंशन है तो कॉन्ट्रा वेरिएंट, को वेरिएंट, मिक्स टेंसर में कैसे लिखते हैं, सिंगल अगर आपके पास डायमेंशन है तो उसमें इन तीनों को कैसे लिखते हैं, हायर डायमेंशन में इन तीनों को कैसे लिखते हैं, फिर कॉन्जुगेट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। जस्ट ना इनके फार्मूलों के नोट्स बना लें, जब आप पेपर के लिए जाने लगेंगे ओपन करने हैं आपने इनके फार्मूलों को अच्छे से रिवाइज कर लेना है, फिर आपके माइंड में होगा जी इनमें ये नोट्स बनाए, इनको अच्छे से लिखें तो इंशाल्लाह आपसे कुछ मिक्स नहीं होगा, आपको इतना पता होगा कि इनमें ये डिफरेंस है, तो आप अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद है जी क्योंकि इस दफ़ा आपके सिलेबस भी आपके पास ज़्यादा है और आपके पास चॉइस भी नहीं होगी, तो आपको अब कुछ भी चॉइस पर भी नहीं छोड़ सकते, तो ये आपने ये वाले एग्जांपल भी अच्छे से करनी है, ये वाली भी अहम है। कॉन्जुगेट मैट्रिक टेंसर, इसको छोड़ दीजिएगा, वही चीज़ फिर से रिपीट हो रही है। ये वाला एग्जांपल बहुत अहम है, ठीक है, ये वाली एग्जांपल ऐसे ही पेपर में आ जाती है कि आपने इसमें, ये मैंने आपको लिखा भी था कि एक्स अल्फ़ा वाई अल्फ़ा, ये वाली एग्जांपल आपने अच्छे से करनी है। उसके बाद है जी ये फिर वही चीज़ आ गई लेंथ एंड एंगल, फिर ये वाली एग्जांपल आपके लिए बहुत अहम है। ये शो डैट अंडर यूक्लिडियन मैट्रिक फॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स, ये चीज़ें ऑर्थोगोनल वगैरह वाली, ये सारी आपके पेपर में आ सकती हैं। नेक्स्ट है जी ये वही चीज़ फिर से आगे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, ये वही वाले फार्मूले फिर से रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो इनमें आपने कर ये वाली चीज़ आ गई है जो मैंने आपको बताया था कि 10 प्रूफ में से कोई भी आपके 2 या 3 प्रूफ आपके लॉन्ग में, आपके शॉर्ट में आते हैं। अगर आपको टॉपिक नंबर 57 इंक्लूड है मिड टर्म के सिलेबस में, तो ये मैंने आपको करवाए थे। इनमें से ये जो है इनमें से आपने ये सारे अच्छे से करके जाने, ये आपके एक तो मस्ट है कि पेपर में आता है, या शॉर्ट में आ जाता है या फिर लॉन्ग में आ जाता है, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से करके जाना है। यहाँ पे जी आपका टॉपिक नंबर 57 तक सिलेबस एंड होता है। अगर आपको समझ आई है तो
काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा। और इसके लिए आपको अगर मैं टिप दूँ, क्योंकि चॉइस तो आपके पास है नहीं और अगर आप इतना ज़्यादा नहीं भी कर सकते तो आपके लिए फर्स्ट चीज़ ये होनी चाहिए कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट जितने भी आपके क्लियर होंगे, आप वहाँ पे कुछ भी लिख के आए, आप 1-2 स्टेप भी करके आ जाएँ तो आपको उसके मार्क्स मिल सकते हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट होंगे तो आप ये लिख सकते हैं कि जिसको कॉन्ट्रावेरिएंट में, कोवेरिएंट में कैसे करना है। फिर आपको नोट्स बने हुए होंगे, उन फार्मूलों को आप अच्छे से लिख सकते हैं। कुछ तो आपके माइंड में होगा जो आप वहाँ पे लिख देंगे तो आपको 1-2 मार्क्स तो मिल जाएंगे। लास्ट वाले टॉपिक्स और एंड वाले टॉपिक्स को अच्छे से कर लीजिएगा, ज़्यादा ना कर पाए तो कम कर लीजिएगा। मतलब ये ना हो कि आप ज़्यादा के चक्कर में सब कुछ मिक्स कर लें। कम कर लें, प्रिपेयर कम कर लें, पर लेक्चर्स आपने सबसे पहले सारे लेने हैं, उसके बाद आप कम प्रिपेयर कर लें ताकि वो खिचड़ी ना बने आपके माइंड में, लेकिन करना लाजमी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कुछ भी समझना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।